रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ मौज़ूआत तो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हैं और अपनी अपनी जगह सारी दिलचस्प हैं। मसलन सुहेल अफरीदी की इमरान रिहाई फोर्स या दुहाई फोर्स बनने से पहले ही दाखिली दफ्तर हो गई है। न सिर्फ ये बल्कि PTI के अंदर अब उसे खुलेआम फ़ौज का एस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दिया जा रहा है। और इसके अलावा एक PTI ड्रामा करने वाली है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि मेरी खून की रिपोर्ट मुझे दी जाए, और इतलात ये हैं कि इमरान खान को कोई खून की ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई है। PTI इस हवाले से किसी भी वक्त कोई बयान जारी कर सकती है। ये प्लान है, प्लान पर अमल होता है या इसे रोक लिया जाता है, लेकिन अभी तक ये प्लान मौजूद है। और फिर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जो एक नया लग्जरी तैयारा ख़रीदा है, उस पर बहस हुकूमत के लिए बहुत एम्बैरसिंग हो गई है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने पर तोल लिए हैं, और ख़ुद अमेरिकी इंटेलिजेंस के ज़राए बता रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। और एक ख़तरनाक बयान जो अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के ज़राए ने दिया है वो ये है कि अब तक मुज़ाकरात के हवाले से होने वाली पेश रफ्त इत्मीनान बख्श नहीं है। ये फ़िक्रा जो है ये दरअसल ख़तरे की घंटी है और हमले का एक तरह का ऐलान है। 10 दिन की मुद्दत कहा जाता है कि ये एक रस्मी कार्रवाई होगी लोगों को, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं इत्माम हुज्जत। यानी अमेरिका ये एक मौक़िफ़ अपनाएगा कि हमने ईरान को मैक्सिमम टाइम दिया। और अमेरिकी मीडिया ये लिख रहा है कि सदर ट्रंप ईरान से ठोस यकीन दहानी के बगैर जंग से बाज नहीं आएंगे, और ठोस यकीन दहानी कराना ईरान के बस में नहीं है। और इस जंग की जो तैयारियां हैं और जो ऑप्शन हैं और जो दीगर तफसीलात हैं जिनमें कुछ नए इंकशाफात भी हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। तो सर फहरिस्त PTI का पहले मैं ये हवाल बता दूं कि ये किस तरह अपने आप को सेफ करते हैं अपनी ही चाल की नाकामी के बाद। उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हमने तो ये चाल चली ही इसलिए थी कि नाकाम हो जाए ताकि इसके अंदर से हमारी कोई फतह हो। मसलन 8 फरवरी का जो इनका प्रोग्राम था किस बुरी तरह फ्लॉप हुआ, 100% उसको फ्लॉप कहा जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया तो ये कहा कि हमने कब हड़ताल की कॉल दी थी, हमने तो कहा था कि लोग घरों के अंदर बैठें, और लोग घरों के अंदर बैठ गए, बाहर नहीं निकले। और फिर ये उसके बाद ये धरनों का प्रोग्राम ये भी फ्लॉप हुआ, यहाँ तक कि पेशावर की हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया और इनकी गोया कि इज्जत रख ली। इज्जत इसलिए रख ली कि 8 धरनों में कुल मिलाकर 700-800 आदमी बनते थे, बल्कि इससे भी कम। यानी 8 धरनों में एक जगह कुछ ज़्यादा थे, बाकी जगह पर 25, 30, 40, 50। तो ये हाई कोर्ट के फैसले ने इनकी इज्जत बचा ली और ये धरने ख़त्म हो गए। लेकिन जब ये धरने नाकाम हो गए तो अब PTI ये कह रही है कि हमने धरनों की कब कॉल दी थी, ये तो लोगों ने खुद ही फैसला किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह ये कहते थे। जुनैद अकबर का अपना बयान कि पहुंचो, यानी वहां तक, वहां पर पहुंचो, सवाबी में पहुंचो, अटक पर पहुंचो और धरना दो, सड़कें बंद करो। और PTI के कितने लीडर ये बयानात दे रहे थे कि पख्तूनख्वा को ब्लॉक कर देंगे। वो अलग बात है कि जब ब्लॉक किया तो शामत पख्तूनख्वा के अवाम की आई, सारी मुसीबतें उन्हें भुगतना पड़ी, और उसके नतीजे में PTI की हवा पख्तूनख्वा सूबे में पहली मरतबा इतनी शिद्दत से उखड़ी कि अब पार्टी की क़यादत परेशान है। तो खैर इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो इसने फोर्स बनाने का ऐलान किया, इमरान रिहाई फोर्स, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये छक्कों की फोर्स है। छक्का आप समझते हैं किसे कहते हैं, PTI में बहुत से लोग छक्के हैं। तो उस पर कुछ लोगों ने ये तबसरा किया कि ये तो बड़ी ख़तरनाक साजिश है, ये तो ख़तरे की घंटी है, ये मुक्ति बहानी बनाने का ऐलान है। तो मैंने कहा था कि बेशक ये लोग इनके अगर बस में हो तो ये मुक्ति बहानी बनाकर रहेंगे, लेकिन इनके बस में कुछ रहा नहीं। और ये सुहेल अफरीदी की जो ये बयान है, ये एक हवा में उसने तीर चलाया है और सोचे समझे बगैर चलाया। इसका ख्याल ये था कि जो मेरी हवा उखड़ रही है, PTI के अंदर से मुझ पर तनकीद हो रही है, बल्कि तनकीद नहीं हो रही, मुझे मशकूक और फ़ौज का एजेंट करार दिया जा रहा है। जिस तरह गंडापुर को फ़ौज का एजेंट करार दिया गया था, इस तरह मुझे भी करार दिया जा रहा है। और उसमें एक वज़न भी है, इसने लाइन तो पूरी सीधी की है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस पर इसने ये ऐलान कर दिया। अच्छा, उस वक्त
تو خیر یہ جب میں نے پروگرام کیا تھا تو اس میں زیادہ وقت نہیں تھا یہ بتانے کے لیے کہ سہیل آفریدی نے یہ اعلان کس حیثیت میں کیا ہے۔ ایسا اعلان کوئی پارٹی جب فورس بناتی ہے تو اس کا اعلان کون کرتا ہے؟ یا تو پارٹی کا سربراہ کرتا ہے، یعنی اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سربراہ نہیں ہے لیکن بانی ہونے کی حیثیت میں وہ سربراہ ہی ہے۔ یا تو عمران خان اعلان کرتا ہے، یا پارٹی کا پریزیڈنٹ کرتا ہے جو وہ گوہر صاحب ہے، یا پھر پارٹی کے ایگزیکٹو کونسل یا کور کمیٹی یا جو بھی کہ مجاز اتھارٹی پوری جنرل کونسل جو بھی فیصلے کرنے کی مجاز ہے وہ کرتی ہے۔ سہیل آفریدی کے پاس تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، یعنی پارٹی کا صوبائی عہدے دار بھی اس طرح کی فورس نہیں بنا سکتا، جو کہ جنید اکبر ہے پارٹی کا صوبائی صدر، وہ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ تو سہیل آفریدی یہ کس حیثیت میں اس طرح کی فورس بنا سکتا ہے، یہ بنانے کا اعلان کر سکتا ہے؟ چنانچہ وہی ہوا، پی ٹی آئی نے اب اس کی جواب طلبی کر لی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کس حیثیت میں بنائی، کس سے پوچھ کر بنائی، اور یہ اس کا جواب طلبی کے لیے اجلاس بلایا انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کا، لیکن اس میں سہیل آفریدی آیا ہی نہیں۔ ظاہر ہے وہ کیا جواب دے سکتا تھا، اس نے تو ایک ہوا میں تیر چلایا اور غلط تیر چلایا۔ ویسے بھی پریکٹیکلی آپ دیکھیں پی ٹی آئی اب کوئی فورس بنانے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں، چاہے عمران خان آرڈر کرے، چاہے پارٹی کی جنرل کونسل کرے یا کوئی بھی مجاز ادارہ کرے، کوئی فورس بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ان کے پاس پہلے سے 3-4 نوجوانوں کی فورسز موجود ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں نظر نہیں آتی۔ ایک انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے جو بنیادی طور پر تعلیمی اداروں میں، خاص طور پر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی گراس روٹ تک سپلائی کے لیے بنائی گئی تھی اور اس نے وہ مقصد پورا کیا، لیکن اب وہ پارٹی یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیں کوئی خاص اس کی موجودگی صوبے میں نظر نہیں آتی۔ ہر موقع پر اس پارٹی کی اس ونگ کی غیر موجودگی محسوس کی گئی ہے، ورنہ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹس ونگ جو ہے، اس کو آپ اسلامی جمعیت طلباء کے نام سے ہے اور وہ ایک مؤثر طاقت ہے۔ جماعت جب بھی کال دیتی ہے تو ہر کال میں ہر جگہ پر جمعیت کے کوئی 1000، 1200، 1500، 2000 لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا پختونخوا میں اب تک پی ٹی آئی نے جتنی بھی کالیں دی ہیں، کسی ایک بھی جگہ پر انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکن چند درجن سے زیادہ نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ اس کا وجود، وہ اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ دوسری ہے ان کی انصاف یوتھ ونگ، وہ اس حالیہ دھرنوں کا سارا جو بوجھ تھا اس پر لا دیا گیا کہ یہ سارا انتظام آپ نے کرنا ہے، لیکن یوتھ ونگ کل ملا کے یہ جو 700-800 افراد بیٹھے تھے دھرنوں پر جنہوں نے سڑکیں بلاک کی ہوئی تھی، کل اسٹرینتھ ان کی 700-800 تھی، ان میں یوتھ ونگ کے 50 لوگ بھی نہیں تھے۔ زیادہ تر افغان مہاجر تھے، پارٹی کے کچھ ایجنٹ ورکر تھے، کچھ عمران خان کے اور عقیدت مند تھے، اور ان میں اچھی خاصی تعداد بزرگوں کی تھی۔ پتہ نہیں وہ خود آئے یا ان کو لایا گیا رنگ بھرنے کے لیے کہ دیکھو جی بزرگ بھی اس عمر میں عمران خان کے لیے سڑکوں پر آگے۔ جو بھی ہو، انصاف یوتھ ونگ کی پریزنس نہ ہونے کے برابر تھی اور کوئی اس کا وجود نہیں۔ اور تیسری فورس ہے وہ شیرو فورس، کیا نام تھا اس کا، عمران خان نے خود بنائی تھی، ٹائیگر فورس اس کا نام تھا، اس کا تو وجود ہی کہیں نہیں ہے، وہ تو کبھی اس کا تو نام ہی نہیں کبھی سنا۔ تو اب یہ چوتھی رہائی فورس، لوگ اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہو گئے کہ پی ٹی آئی ایک اور سازش کر رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، بالکل کلیئر الفاظ میں عرض کروں کہ اب پی ٹی آئی کوئی بہت خطرناک سازش کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ صوبے میں دہشت گردی جاری ہے، اس میں کوئی خاص کمی نہیں آئی، لیکن ان کی جو ساری امیدیں تھیں وہ تھی طالبان حکومت سے کہ وہ ایک تھریٹ بن کر یعنی پاکستان کے سر پر ناظر رہے گی اور پاکستان کو ڈراتی رہے گی، اور کسی موقع پر وہ شاید مداخلت بھی کرے، یہ ان کی امید تھی۔ لیکن اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس طرح کی حمایت سے بہرہ ور نہیں ہے جس طرح آج سے 6 مہینے پہلے تھی۔ اب یہ سارا مال وہ ہے جو پہلے سے پائپ لائن میں ہے، اور جوں یہ مال نکلتا جائے گا ٹی ٹی پی کی قوت کم ہوتی جائے گی، یہ لوگ مبصرین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اور طالبان حکومت اپنے اندرونی اختلافات اور باہر سے پڑنے والے ناقابل برداشت دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے لیے کوئی بڑا تھریٹ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، اور یہ پی ٹی آئی کی مایوسی ہے۔ اور اب وہ مسائل تو پیدا کرنے کی صلاحیت شاید رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے قطعی طور پر محروم ہو گئی ہے۔
अच्छा, कल मैं इनका जो नरेंद्र मोदी का एक बाजा लंदन में बैठा हुआ है, मोदी का बाजा, वो आदिल राजा, उसका मैं विराग मैंने ऐसे खोला तो मुझे जिस फिक्रे पर वो यानी जो फिक्रा मैंने सुना उसमें वो बड़ी नफ़रत से कह रहा था कि ये जो सोहेल अफरीदी है इसको मैं सोहेल अफरीदी नहीं कहूँगा, मेजर सोहेल अफरीदी कहूँगा, यानी फ़ौज से नफ़रत का इजहार करने के लिए। और उसने कहा कि ये सोहेल अफरीदी हाफिज़ आसिम मुनीर का टाउट है। अब अंदाज़ा कीजिए कि पीटीआई के अंदर ये सोच पैदा हो गई है। तो ये जो छक्का फोर्स इसने बनानी थी सोहेल अफरीदी ने, ये तो पहले से ही दाखिले दफ्तर हो गई। दाखिले दफ्तर का जो तर्जमा शेर मरवत साहब करते हैं वो आप खुद कर लीजिए, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा कि इसके साथ क्या हुआ है। और अब पीटीआई टमक टोइयाँ मार रही है। और ये जो एक बयान दिया है अलीमा खान ने, अंदाज़ा करें कि ये इन पर एक और सदमे वाली बात होगी। अलीमा खान ने कहा है कि ठीक है, इमरान खान को आप हस्पताल शिफ्ट कर दें, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं हाफिज़ आसिम मुनीर का या हम लोग हाफिज़ आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त पेशकश है जिसको ज़ुबान हाल से ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया है कि बीबी आपको किसने रोका है, आप बड़े शौक़ से नाम लें, लेती रहे, आप भी लें, आपके साथी भी लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यानी ये जो चाल थी, चाल तो नहीं, एक डेस्परेट मूव कह लें, नाकाम हो गई। और लेकिन इस मूव से आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई अब किस बेबसी की पोजीशन में पहुंच गई है। और एक साजिश जिसका गवर्नमेंट को इल्म हो गया है वो ये थी कि इन्होंने एक ख़बर जारी करनी थी कि इमरान खान को खून की कोई खौफनाक ख़तरनाक बीमारी लाक हो गई है। मैं उस बीमारी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन्होंने ये पोज करना था कि इमरान खान को जो जहरीली खुराक दी जाती रही है इनके बकौल, जिसकी वजह से ये कहते थे कि उस जहरीली खुराक की वजह से इमरान खान को काला मोतिया हो गया, वो ड्रामा तो फ्लॉप हो गया। तो अब ये इन्होंने बताना है कि इमरान खान को उस स्लो पॉइजनिंग की वजह से या जो टैक्टिकल तरीके से इनको इमरान खान को जहरीली ग़िज़ाएँ या पता नहीं क्या कुछ दिया गया, तो उसकी वजह से इसके खून में फलाना मर्ज़ हो गया है। और ये मर्ज़ जो है ये तो जनाब लंदन से पीछे कोई हस्पताल है ही नहीं जहाँ इसका इलाज हो सके। शौकत खाना में भी इसका इलाज नहीं हो सकता, आगा खान में भी इसका इलाज नहीं हो सकता, अनमोल में भी इसका इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज तो सिर्फ लंदन में है। और ये अगर 2 महीने के अंदर अंदर इस मर्ज़ पर काबू ना पाया गया तो मुर्शद गया। ये इनका ड्रामा है और ये ड्रामा तैयार है। लेकिन चूँकि अब हुकूमत तक ये बात पहुँच गई है और हुकूमत के एक वज़ीर ने अपने बयान में इसकी तरफ इशारा भी कर दिया है, तो हो सकता है कि ये इस प्लान को होल्ड कर ले। और ये भी हो सकता है कि इस बयान का कोई असर ना हो और वो इस प्रोग्राम को जारी करे। लेकिन ये एक और ड्रामा होगा और ये भी नाकाम होगा, क्योंकि वो जो एक पहिया अगर किसी पहाड़ के नीचे लुढ़का दिया जाए तो वो जब तक ग्राउंड पर ना पहुंच जाए वो रुकता नहीं है। पीटीआई के साथ वो हो गया है। पंजाब की हुकूमत बहुत ही ज़्यादा परेशानी की जद में है, क्योंकि इन्होंने एक जहाज़ ख़रीदा 11-12 अरब रुपए का, बहुत महंगा जहाज़ है, बहुत ही महंगा लग्जरी जहाज़ है, 19 सीट का जहाज़ है। और ये G500 को मॉडल इस तरह का कोई जहाज़ है जो सिर्फ एग्जेक्टिव क्लास की मुख्तलिफ बड़े बड़े कारोबारी इदारे जो हैं दुनिया के, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं इसको अपनी एग्जेक्टिव ऑफिसर के इस्तेमाल के लिए। तो वो मरीम नवाज साहब ने ख़रीद लिया है। पंजाब हुकूमत ने जो बयान जारी किया एक वज़ीर के ज़रिए वो ये था कि दरअसल हम पंजाब एयरलाइन बना रहे हैं, पता नहीं उसका नाम एयर पंजाब है या पंजाब एयर है। तो ये उसके फ्लीट के लिए ये जहाज़ ख़रीदा गया है। ज़ाहिर है ये एक ऐसी यानी बशगाना बात थी जिस पर दुनिया में कोई शख्स एतबार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, इसलिए कि पंजाब एयर नाम की अभी तक कोई कंपनी नहीं बनी है, ना रजिस्टर हुई है, ना उसका कोई दफ्तर है, ना उसके लिए कोई कुछ भी नहीं है। यानी एक होता है कि चलिए कागज़ी हद तक ही कोई आप किसी कंपनी को की दागबेल डाल लें, कागज़ी कार्रवाई अमल मैदान में कुछ ना हो, लेकिन कागज़ी कार्रवाई यानी हुकूमत से मुतल्लका इदारे से उसका इजाज़तनामा, लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये तो लग्जरी एयरलाइनर है जो किसी एयरलाइन में पैसेंजर एयरलाइन के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसका 1 घंटे का जो किराया है, 1 घंटे का किराया, फ़र्ज़ कीजिए ये चलती है मिसाल के तौर पर लाहौर से कराची तक चलती है और 1 घंटा लग जाता है उस परवाज़ में, तो इस 1 घंटे की जो लागत होगी वो 18 लाख रुपए होगी मुनाफे के बगैर। ये ज़ाहिर PIA या कोई और एयरलाइन हो तो वो मुसाफिर से जो टिकट लेती है उसमें मुनाफा शामिल होता है।
तो यहाँ तो 18 लाख रुपए की लागत है, यानी कराची से एक आदमी लाहौर जाएगा या लाहौर से एक आदमी कराची जाएगा इस तैयार पर बैठकर, तो उसे कम से कम 25 लाख रुपए का टिकट लेना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? और दुनिया की कोई भी एयरलाइन लग्जूरियस किस्म का इस तरह का जो एग्जेक्टिव किस्म का जहाज़ है जिसमें 17, 18 या 20 लोग बैठते हों, वो इस्तेमाल नहीं करती। अब तो बड़े बड़े जेट इस्तेमाल होते हैं जिनमें एक जहाज़ में सैकड़ों अफराद सफ़र करते हैं। तो ये तो बात ही करनी नहीं चाहिए थी इनको इस तरह की कि ये कोई पंजाब एयर के लिए ख़रीदा तो किसी और मकसद के लिए गया है, उस पर मैं बात ही नहीं करता। लेकिन मैं जो मजाक एक बन गया है उसका जिक्र करता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। मसलन एक साहब ने मुझे फ़ोन करके मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि दरअसल ये जहाज़ बीबी साहबा ने गैर मुल्की शॉपिंग के लिए ख़रीदा है, क्योंकि पिछली मरतबा वो शॉपिंग के लिए टोक्यो, बैंकॉक और हांगकांग गई थी तो उन्हें एक तैयारा चार्टर कराना पड़ा था। तो अब ये पंजाब हुकूमत का अपना तैयारा होगा, कोई चार्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब चाहेंगी शॉपिंग के लिए निकल जाएगी। ये उनका मजाक था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो मजाक बनते हैं तो मजाक की ग्राउंड होती है, और ये पंजाब हुकूमत के लिए परेशान कुन है। नाज़रीन, 2-3 मौज़ूआत और भी थे लेकिन मैं उस पर अब बात नहीं करूँगा, क्योंकि अमेरिका का इशू बहुत बड़ा हो गया है। एक तो घेरा मुकम्मल हो गया है, और ये खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका की जो बहरी फोर्स है वो यानी 13 फ्लीट्स पर मुश्तमिल है। फ्लीट तो वो नहीं कहते, वो तो उसको जहाज़ कहते हैं, लेकिन वो अमेरिका के जहाज़, तैयारा बरदार जहाज़ इतने बड़े होते हैं कि हर एक जहाज़ बजाते खुद एक छावनी या एक जंगी बेड़े के बराबर होता है। और 13 बहरी जहाज़ ईरान को मुख्तलिफ लोकेशन से घेरे में ले चुके हैं। और 13 जहाज़ों का मकसद क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। मकसद ये है कि जो प्लान बना है वो मुख्तलिफ लोकेशन से इस तरह ईरान पर मिज़ाइल दागे जाएंगे कि ईरान की जो जवाबी मिज़ाइल दागने की सलाहियत है उसको पेशगी ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हमें खबरें ईरानी ज़राए से मिलती थी वो ये थी कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई में पहली ही बुछाड़ 2 से 3 हज़ार मिज़ाइलों की दागेगा। और एक रिपोर्ट तो ये भी थी कि 6,000 मिज़ाइल दागेगा। तो उसका अमेरिका ने किया है बंदोबस्त कि वो 6,000 मिज़ाइल ईरान पर मुख्तलिफ समतों से उनको रोका जाए। इन जहाज़ों को, यानी बजाय ये कि जो अमेरिका का एक फ़र्ज़ कीजिए बेस है, कतर में बेस है, इराक में है, या इधर उधर जितने भी 13-14 मुकामात पर इनकी बेसेस हैं, तो बजाय ये कि वो बेसिस पर लगे आयरन डोम टाइप जो सिस्टम है वो दिफा करे, अमेरिका के बहरी बेड़ों से इनका दिफा किया जाए। और यही वजह है कि अमेरिका के बेड़े इस वक्त ईरान के साहल से 250 किलोमीटर के फासले पर आ गए हैं। यानी पहले ये रेंज 600-700 थी, 600-700 किलोमीटर दूर थे, अब ये ईरान से 250 किलोमीटर की नज़दीकी पर आ गए हैं, जो इस बात का इशारा है कि अमेरिका को अब इस बात का ख़तरा नहीं रहा या कम हो गया है कि ईरान के शॉर्ट रेंज मिज़ाइल इन जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। वरना 250-240 किलोमीटर के फासले पर जहाज़ लाना जंगी हिकमत अमली के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये तो शॉर्ट रेंज मिज़ाइलों की ऐन जद में है। लेकिन अमेरिका ने वो जो जवाबी बंदोबस्त किया है कि ईरान का जवाबी दिफाई निज़ाम हरकत में नहीं आने दिया जाएगा या उसे मतलूबा नताइज पैदा करने नहीं दिया जाएगा, ये उस कॉन्फिडेंस की निशानी है। और फिर अमेरिकी ज़राए ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जवाबी हमला करने की सलाहियत तो है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ईरान बनाकर दिखा रहा है, और हमने उसका इंतज़ाम कर लिया है। और दूसरा बड़ा थ्रेट था अमेरिका को हमले के रास्ते में कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी तो एक आलमी बहरान पैदा हो सकता है। तो अब अमेरिका के महकमा दिफा को जो रिपोर्टें दी गई हैं वो ये हैं, किस हद तक सही है ये मैं नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते, लेकिन रिपोर्टें ये हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की ईरानी सलाहियत बहुत ज़्यादा नहीं है, मफलूज हो चुकी है, कम पड़ चुकी है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात यह है कि उनको ये पता चल गया है कि ईरान का जवाबी मिज़ाइल निज़ाम जो है वो उतना कारगर नहीं है। चौथी बात उनको ये पता चला है कि इस वक्त ईरान के अंदर ईरानी नज़ीम इतनी कमज़ोर पोजीशन में है कि ये लड़खड़ा जाएगी जब हमले होंगे। और सबसे बड़ी बात जो फैसला हुआ हमले का वो ये है कि रोज़ाना 800 बमबारियाँ ईरान पर होंगी, एक दिन में 800 बमबारियाँ, और ये 6 हफ्ते तक जारी रहेंगी।
یعنی ضروری نہیں ہے کہ 6 ہفتے جاری رہیں، 4 ہفتے بعد بھی امریکہ مطلب پورا کر سکتا ہے۔ 6 ہفتوں سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب اتنی صلاحیت اس خطے میں اپنی بحری موجودگی کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ روزانہ 800 حملے، 800 بمباریاں مسلسل نان سٹاپ کوئی ناغہ کیے بغیر 6 ہفتے تک جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ اتنی رسد اور اتنی ایکوپمنٹ ان کے پاس یہاں وہ لے آئے ہیں کہ وہ اتنا لمبا عرصہ تک روزانہ 800 بمباریوں کے حساب سے کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ان پر بھی کلیئر ہے، باقی دنیا پر بھی کلیئر ہے کہ امریکہ کو کسی اور ملک کی طرف سے کسی مداخلت کا خطرہ نہیں۔ یہ طے ہے کہ چین اور روس کچھ نہیں کریں گے۔ چین اور روس جو کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران کو جو نظام یا میزائل وہ دے سکتے تھے انہوں نے دے دیے۔ اور حالیہ کشیدگی کے شروع کے دنوں میں، آج سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، چین نے 10 کارگو ملٹری طیارے ایران بھیجے تھے۔ تو ان طیاروں کے بارے میں آج تک کوئی سرکاری ورشن کسی طرف سے نہیں آیا کہ ان میں کیا تھا، لیکن عام خیال، پاپولر تھیوری یہ ہے کہ ان جہازوں میں چین کی طرف سے سپر سونک میزائل تھے۔ ظاہر ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر ان کو بعد میں ری اسمبل کیا جاتا ہے۔ تو ان کارگو جہازوں میں یہ میزائل تھے، لیکن اس کے بعد سے چین کی طرف سے کوئی کارگو طیارہ، فوجی طیارہ ایران نہیں آیا۔ تو ان طیاروں میں کتنے میزائل تھے اور ایران ان کو کس طرح چلائے گا یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چین اور روس کی طرف سے کسی بھی قسم کی مزاحمت یا ایران کی مدد کے لیے کوئی عملی ایکشن ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ ویسے بھی چین کی تو خیر پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی تنازع میں فریق بنے، اور روس جو ہے وہ فریق بننے کی قابلیت ہی کھو بیٹھا ہے، اتنا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنے گی۔ اور ایک اور رپورٹ امریکہ کو دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تیل کی منڈی میں قیمتیں مستحکم ہیں، اور اگر ایران پر کوئی 8 ہفتے تک ہم حملے کرتے ہیں تو اس سے استحکام پر منفی اثر پڑنے کا خدشہ بہت کم ہے۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ یہ 10 دن ہیں، ایران کو امریکہ نے بتا دیا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر کوئی ٹھوس یقین دہانی ہمیں دو، جو کہ ایران دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھوس یقین دہانی کیا ہے؟ صرف 2 نکات اس کے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران یورینیم اپنا جو افزودہ اس نے کر رکھا ہے یورینیم، وہ کسی تیسری پارٹی کے حوالے کرے، اور تیسری پارٹی سے مراد روس نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے، بلکہ توانائی کا عالمی ادارہ ہے، یا اقوام متحدہ کی کوئی اور ایجنسی ہو سکتی ہے، کوئی ملک اس میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میزائل سسٹم کو لاک کر دیا جائے، جہاں تک یہ ہے اس کے بعد آگے نہیں بڑھے، پروڈکشن روک دی جائے، اور یہ دونوں کام ایران نہیں کر سکتا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔